नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया साहब। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का धौलपुर दौरा, प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण। शाम 6 बजे सीएम लौटे जयपुर। जयपुर में जगतपुरा में भगवान भरोसे सफाई व्यवस्था, स्थानीय पार्षद ने किया चौक निरीक्षण में कर्मचारी मिले ड्यूटी से नदारद। लालसोट में कॉलेजों में विजयी छात्रों ने ली शपथ, छात्र संघ का चुनाव शांतिपूर्ण हुआ संपन्न, प्रशासन ने तैयारी के साथ संपन्न कराया चुनाव। हनुमानगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन, पंचायत स्तर पर निकाली जाएगी साइकिल रैली। खेलों को हाँ नशे में नो ना थीम पर जारी किया गया कार्टून सीरीज। और शाहबाद बारा में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज बारिश से जाटा बस्ती में ढहा कच्चा मकान, पीड़ित ने प्रशासन से की आर्थिक सहायता की मांग। तो चलिए बढ़ते खबरों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस को अलविदा कहने वाले वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद की टिप्पणी को मानवता और संवेदनशीलता के खिलाफ बताते हुए कहा है कि पार्टी से पहचान बनाने और 42 साल तक विभिन्न पदों पर रहकर इस मुकाम तक पहुंचने के बाद इस्तीफा देने और इस तरह की टिप्पणी करके किस तरह का संदेश देना चाह रहे हैं, समझ के परे हैं। गहलोत ने आजाद के इस्तीफे के बाद मीडिया के इस बारे में सवाल करने पर आज यहां तक बात कही है। उन्होंने कहा है कि आजाद को कांग्रेस ने सब कुछ दिया और पार्टी के नेता इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया और आज उन्होंने जिस प्रकार की भावना प्रकट की है उसे उचित नहीं कहा जा सकता है। कांग्रेस के भीतर अंतर्कलह और बिखराव का दौर जारी है। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे गुलाब नबी आजाद ने पार्टी छोड़ दिया है। आजाद के इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सदमे में हैं। सीएम ने कहा है कि गुलाब नबी आजाद ने के कांग्रेस छोड़ने और उनके इस तरह के बयान के बाद से मुझे व्यक्तिगत रूप से आघात लगा है, मैं खुद सदमे में हूं। उन्होंने कहा है कि आजाद इस तरह का फैसला क्यों किया है जबकि कांग्रेस ने 42 साल तक उन्हें सब कुछ दिया है। उन्होंने प्रतिक्रिया देने के दौरान यह तक कहा कि गुलाब नबी आजाद संजय गांधी के नजदीकी माने जाते थे। उन्हें उस वक्त चापलूस कहा जाता था, उसका फायदा उन्हें हमेशा मिला है। गहलोत ने कहा है कि हमारी पहचान कांग्रेस से है, इसलिए यह बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। गहलोत ने कहा है कि आजाद से इस तरह के फैसले की उम्मीद नहीं थी। गहलोत ने कहा है कि यह संवेदनशील बात है कि जब हमारे नेता अस्पताल में उपचार करा रहे हैं उस समय हम इस तरह का पत्र लिख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आजाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सीनियर नेताओं को लगातार साइडलाइन किया जा रहा है। उन्होंने सोनिया गांधी को भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि बड़े अफसोस और बेहद भावुक दिल के साथ मैंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना आधा सदी पुराना नाता तोड़ने का फैसला किया है। आजाद ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज फिर बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण पर रहे हैं और सीएम गहलोत दोपहर 1 बजे धौलपुर के लिए रवाना हुए और फिर वहां से 4 बजे करौली के मंडियादल पहुंचे। दोनों जिलों के हवाई सर्वेक्षण के साथ आमजन से मिलने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। शाम 6 बजे सीएम गहलोत जयपुर लौटे और विशेष अधिकारी देवाराम सैनी ने बताया कि सीएम अशोक गहलोत 3:15 पर हेलीकॉप्टर से धौलपुर से प्रस्थान कर 4:30 बजे करौली जिले के मंडरायल में पहुंचे और वहां मुख्यमंत्री गहलोत भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया, साथ ही आम जनता से मुलाकात भी की और इसके बाद मुख्यमंत्री 5:30 बजे मंडयारल से जयपुर के लिए प्रस्थान किए। तो तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का यहां पे निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वेक्षण के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और दिन भर के कार्यक्रम के बाद शाम 6 बजे सीएम अशोक गहलोत जो है जयपुर लौट गए और वहीं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान
अधिकारी देवाराम सैनी ने इस दौरान कहा कि सीएम अशोक गहलोत जो है हेलीकॉप्टर से धौलपुर के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद करौली जिले के मंडरायल पहुंचे और भारी बारिश के कारण जितने भी क्षेत्र से उन सारे क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किए और उसके बाद वो जयपुर के लिए लौट गए। तो महाराष्ट्र जिला के प्रभारी और राजस्थान सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुडा का दौरा बारां जिले में होने पर परिवार सहित पहुंचे, जहां से परिवारजनों ने शाहबाद पहुंचकर यहां के ऐतिहासिक पुरास्थलों का भ्रमण किया। और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र यादव ने बताया कि शुक्रवार को गुडा परिवार, जिसमें उनकी पत्नी निशा शेखावत और बेटी मंशा शेखावत ने क्षेत्रीय विधायक निर्मला सहरिया और महिला जिलाध्यक्ष प्रियंका नंदवाना संग शाहबाद, कुंडा खो, किला तपस्वी जी के बागीची आदि के भ्रमण किया और नगरकोट माता मंदिर पहुंचकर दर्शन किया। और इस अवसर पर पूर्व प्रधान किशनगंज घनश्याम नागर, गिरिराज शर्मा, चितरंजन पाठक, सरपंच राहुल मेहता, भोला यादव, नितेश मेहता और अन्य गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहे। उन्होंने यहां की प्राकृतिक विरासत और स्थलों की काफी सराहना भी की। इस दौरान यहाँ पे काफी हरियाली, पानी का बहाव और जो एमएलए साहब है अच्छा रखा है इन्होंने, डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो यहाँ पे आके कैसा लगा, क्या क्या देखा आपने यहाँ? हमने एक वाटरफॉल देखा यहाँ पे, यहाँ का कुंडा, और जंगल सुंदर है। और यहाँ का फोर्ट देखा, फोर्ट अच्छा था। तो नगर निगम ग्रेटर की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर पर सितंबर तक बर्खास्तगी की अटकलों पर विराम लग गया है और सौम्या गुर्जर के खिलाफ आई न्यायिक जांच की रिपोर्ट सरकार सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी। अतिरिक्त महाधिवक्ता मनीष सिंघवी की ओर से ये रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए अर्जी दी गई है और जिस पर कोर्ट ने इसे 23 सितंबर को रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा है। ऐसे में मेयर सौम्या गुर्जर की बर्खास्त होने की अटकलों पर फिलहाल 23 सितंबर तक विराम लग गया है और सरकार को रिपोर्ट पेश करने के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का इंतजार है। यहां जो निर्देश मिलेगा उसके बाद ही सरकार मेयर को पद से बर्खास्त करके संबंधी कोई एक्शन ले पाएगी। तो वहीं ग्रेटर नगर निगम जगतपुरा जोन के वार्ड 116 में नगर निगम सफाई कर्मचारियों की कार्य के प्रति लापरवाही के कारण सफाई व्यवस्था बेहाल है। कचरा एकत्रित करने वाली हूपर सप्ताह में 3 से 4 दिन में एक बार आती है। स्थानीय निवासियों की शिकायत पर स्थानीय पार्षद श्रावणी देवी ने आज औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 8 कर्मचारी मौके पर उपस्थित मिले और सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी टाइमिंग सुबह 7 से 11 बजे तक है, लेकिन निरीक्षण के दौरान 8 बजे के बाद भी कर्मचारी हाजिरी लगा रहे थे। सबसे बड़ी लापरवाही की बानगी ये देखने को मिली है कि 8 बजे तक कोई भी कर्मचारी फील्ड में नहीं गया था। यहां तक कि सफाई निरीक्षण हरिमोहन मीना भी वार्ड 116 की सफाई चौकी पर पहुंचे। वहीं जब उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे अभी इस वार्ड में ज्वाइन किए हैं, 1 महीना हुआ है और इसीलिए मुझे कुछ पता नहीं है। सफाई निरीक्षक हरिमोहन मीना ने लापरवाही भरे अंदाज से जवाब दिया और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, डीसी मैडम से बात कर लीजिए। तो तस्वीरें के जरिए भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गंदगी का भरमार लगा हुआ है और ऐसे में सफाई व्यवस्था का जो हालत है बदहाल नजर आ रहा है। और ऐसे में लेकर जब सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो कर्मचारी भी लेट पहुंच रहे हैं और साफ तौर पे जो है कहते नजर आ रहे हैं कि अगर आपको और भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप मैडम से बात कर लीजिए। इस तरह का जवाब देते जो है यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वार्ड 116 पार्षद ने और चौक निरीक्षण किया जिसके दौरान इस तरह की गंदगी पाई गई जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। तो लालसोट में कृषि महाविद्यालय छात्र संघ के चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुए। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी के साथ मतदान संपन्न करवाया और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लालसोट का पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
कृषि महाविद्यालय में आज सुबह से ही चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। विद्यार्थियों ने सीआर कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया और वहीं चुनाव अधिकारी ने बताया कि दोपहर 2 बजे से मतगणना शुरू हुई, जिसमें सनी रोलानिया और संजू चौधरी की जीत हुई और प्रियंका मीणा और सुभाष यादव की हार हुई। आपको बता दें कि चुने गए कक्षा प्रतिनिधियों में से सीआर को छात्र संघ कार्यकारिणी के चुनाव में मतदान में हिस्सा लेने के लिए चुना गया। विजेता छात्र नेताओं की घोषणा होते ही समर्थकों ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और कृषि महाविद्यालय परिषद में मिठाई बांटी। तो यहाँ पे विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव शांतिपूर्ण से संपन्न किया गया और प्रशासन ने इसके लिए पूरी तैयारी की थी। साथ ही मतदान संपन्न जो है शांतिपूर्ण तरीके से कराया। इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था का खास तौर पे ख्याल रखा गया था। शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने के लिए लालसोट पुलिस मौजूद रही और वहीं कृषि महाविद्यालय में सुबह से ही चुनाव की प्रक्रिया जो है चल रही थी। आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान पूरी तरीके से शांतिपूर्ण माहौल रहा और इसके लिए पुलिस लगातार हर जगह चौकन्ना थी। वहीं विद्यार्थियों ने सीआर कक्षा प्रतिनिधियों के लिए मतदान किया। यहाँ से पढ़ने आई हूँ, मैं अपने करियर में कुछ करना चाहती हूँ, मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने टीचर्स का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हर क्षेत्र में मतलब लड़कियां आगे बढ़े, क्योंकि आज तक जहाँ तक देखा गया है हर क्षेत्र में मतलब लड़कों को बहुमत दिया जाता है, हर चीज़ में लड़कों को क्षेत्र दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ मतलब लड़कियों के सपोर्ट के लिए उनके लिए बोलूँ, मैं कुछ कर सकूँ। तो सर मेरा हमेशा यही रहा है कि मतलब जितना हो सके ना लड़कियों को हमेशा मतलब हर क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। मैं इलेक्शन इसलिए चूज की क्योंकि यहाँ पे जो भी गर्ल्स बाहर से रहने के लिए आती है ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ गर्ल्स हॉस्टल अभी ओपन नहीं हुआ है और जो भी प्रॉब्लम है मैं यहाँ पे गर्ल्स बाहर से आती हूँ उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं उनके लिए लड़ना चाहती हूँ, उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। आगे का भविष्य तो वो अभी तो कुछ बता नहीं सकती, बट जो भी होगा अच्छे के लिए करूँगी और बहुत आगे जाना चाहती हूँ वैसे तो। और मेरी क्लास में 93% वोटिंग हुई है। 58 कैंडिडेट हैं क्लास में, मतलब पूरे वोट। वैसे कैंडिडेट तो मेरी क्लास में 2 ही हैं। आगे का सफर करने का मतलब छात्र हित के लिए हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा और आज सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे को जीत मिली है, जो वोट दिए हैं वो जो नहीं दिए हैं उनको सभी को मैं धन्यवाद करना चाहूँ तहे दिल से, जो आज मेरे को इस पद पर इन्होंने काबिल समझा। मेरे से जितना भी हो पाएगा स्टूडेंट्स के लिए, मतलब मेरे दोस्तों इन छात्रों के लिए मैं उतना कर पाऊंगी अफोर्ड अपनी तरफ से। कितने वोटों जितना सहयोग हो पाएगा मैं करूँगी। कितने वोटों से जीत हुई है आपकी? मैं अपने 6 वोटों किस पद पे? तो किलवाड़ा महाविद्यालय में कोरोना महामारी के 2 साल बाद छात्र संघ अध्यक्ष पद के मतदान हुए हैं और किलवाड़ा महाविद्यालय में हुआ त्रिकोणीय मुकाबले में एनएसयूआई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और सहरिया छात्र संगठन के उम्मीदवार उतरे हैं। मैदान में महाविद्यालय में कुल 87.98% मतदान हुआ और छात्रों में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं थोड़े थोड़े समय में गर्मा गर्मी का भी माहौल बनता दिखाई दिया और प्रशासन ने सहयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराए। तो शाहबाद बारात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे आप देख सकते हैं छात्र संघ के अध्यक्ष के लिए मतदान हुआ है और इस दौरान थोड़ी गर्मा गर्मी भी देखने को मिली है। हालांकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, जिसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया था और वहीं छात्र संघ चुनाव को लेकर जो है विद्यार्थियों में काफी जोश भी दिखा और शांतिपूर्ण तरीके से जो है मतदान हो। कोरोना काल के 2 साल बाद ये मतदान हुआ है, जिसको लेकर जो विद्यार्थी है, छात्र है, उनमें काफी जोश उमंग दिखाई दे रहा है। तो कोटा शहर की सेंट्रल जेल रोड पर नारेबाजी कर रहे छात्र संघ के प्रत्याशी समर्थकों और पुलिस जवानों के बीच गहमा गहमी देखने को मिली है और दरअसल समर्थक छात्र उम्मेद सिंह स्टेडियम में खड़े थे, जो नारेबाजी करते हुए बाहर सड़क पर आ गए, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों को वहां से हटाया। पुलिस को देखकर छात्र दुम दबाकर भागने लगे। पुलिस ने उम्मेद सिंह स्टेडियम को खाली करवाया।
दौसा जिले के उपखंड रामगढ़ पचवारा में ग्राम रामनगर रेवड़ी में लासोट टू जयपुर स्टेट हाईवे से टच होकर नदी वाली ढाणी रामनगर रेवड़ी में जाने वाला रास्ता आजादी के 75 सालों बाद भी नहीं बन सकी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज भी गांवों के हालात दयनीय हैं। आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, शिक्षा के लिए स्कूल नहीं है। हर गांव राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। यह रास्ता तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का है। यह रास्ता रामनगर रेवड़ी गांव की नदी वाली ढाणी में कम से कम 50 से 60 परिवारों को जोड़ता है। साथ ही यही रास्ता रामनगर शमशान घाट से जुड़ा हुआ है। गांव के लोगों को भी आने जाने का मुख्य रास्ता यहां से होकर गुजरना पड़ता है, जिसमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका भी सीधा आने का मुख्य मार्ग यही है, जबकि रामनगर रेवड़ी मुख्य मार्ग के लोग पानी का स्तर गहरा होने के कारण गांव के 70% आबादी लोग यहां नदी की तरफ आकर बस गए हैं। रेवड़ी गांव में नदी वाली ढाणी में जाने वाला रास्ता है। हमको रास्ते में स्कूल जाने में रोज परेशानी का सामना करना पड़ता है। स्कूल जाने के लिए हमारी बस घर तक नहीं पहुंच पाती है। हमारे रात को भारी बीमारी हो जाए तो 4 पहिया वाहन नहीं आ सकता। हॉस्पिटल लेकर कंधे पर मरीज को दवाई के लिए लेकर कई बार जाना पड़ता है। हमने प्रशासन को कई बार अवगत करवाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे रास्ता रामनगर रेवड़ी स्कूल से नदी वाली ढाणी में जा रहा है और इसमें मतलब बहुत प्रॉब्लम है। कीचड़ का भरा रहता है। मैं कोई इमरजेंसी काम से टूंगा जाके आया हूँ, नहीं तो बाइक तो निकलती भी नहीं। इधर से 1 घंटा करीब बाइक निकालने में लगता है और मैं बहुत बड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी निकाल के लाया हूँ यहाँ तक, और बहुत परेशानी आती है। छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं तो मतलब कम से कम 1-2 घंटे लेट हो जाते हैं। कभी कभी टीचर फोन करके बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे को टाइम से स्कूल क्यों नहीं भेजते हो। कभी कभी रास्ते से आ जाते हैं बच्चे। बहुत कंडीशन खराब हो रही है साहब के लिए। तो पीलीबंगा कस्बे के इंदिरा गांधी मेमोरियल पीजी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव में मतदान आज शांतिपूर्वक संपन्न हुए। मतदान में छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कुल 271 में से 248 वोट पोल हुए। कॉलेज में सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक वोटिंग हुई, जिनकी गणना कल होगी। मतदान के दौरान कॉलेज परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद दिखाई दिए। छात्र संघ अध्यक्ष पद की दौड़ में 2 प्रत्याशी सर्वजीत कौर और जितेंद्र छाबड़ा आमने सामने हैं, जिनमें कांटे की टक्कर बताई जा रही है। खैर, दोनों प्रत्याशियों का भविष्य मतपेटी में बंद है, जो कल खुलेगा। तो प्रदेश में लगातार बारिश होने के चलते बारिश का पानी चंबल नदी में उफान रहा है और कोटा बैराज के सभी गेटों को खोलकर 6 लाख से अधिक क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। ऐसे में चंबल नदी उफनते सैलाब से जिले के सोयार पाटन उपखंड के हाल ही बेहाल हो गए हैं और शहर के कुछ बस्तियों में पानी घुस गया है, जबकि इस क्षेत्र के रोटेदा घाट का बराना गांव में भी पानी घुस जाने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रशासन ने लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। वहीं जिले की मेज नदी भी उफान पर है। यहां बूढ़ा बांध के सभी गेट खोले जाने के चलते अब नदी चंबल नदी में जाकर मिल रही है। ऐसे में दोनों नदी का समागम मिलने से मेज नदी अपने रुद्र के ऊपर बह रही है। ऐसे में जिले के लाखेरी उपखंड के आधा दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। तो तस्वीरें के जरिए आप देख सकते हैं बाढ़ का कहर है, किस तरीके से बाढ़ जो है क्षेत्र को प्रभावित किया, जिससे आमजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जिस तरीके से पानी का क्यूसेक बढ़ रहा है, ऐसे में लगातार सड़कों पे भी पानी आ चुका है। ऐसे में जो गांव वाले हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में आप तस्वीरों के जरिए भी आप देख सकते हैं साफ तौर पे कि किस तरीके से पानी का क्यूसेक बढ़ा है। नदी में जो है जलस्तर बढ़ता ही जा रहा है, जो कि गांव की तरफ जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और ऐसे में लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
तो भरतपुर के पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर के आदेशानुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ 2022-23 के लिए 1 दिवसीय फसल कटाई प्रयोग प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सांख्यिकी विभाग के कर्मचारियों ने भाग लिया है। वहीं प्रशिक्षण की अध्यक्षता करते हुए एसडीएम मुनिदेव यादव ने कहा कि सफल कटाई प्रयोग को उसके उद्देश्य की गंभीरता को देखते हुए प्रयोग को गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मानसिंह सोनी उपनिदेशक सांख्यिकी विभाग ने प्रशिक्षण के प्रयोग को गुणवत्ता से करने हेतु विस्तार से प्रशिक्षण दिया है। वहीं मुनीम सिंह गुज्जर सहायक कृषि अधिकारी वैर ने प्रशिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों के निराकरण के बारे में विस्तार से बताया। इनके अतिरिक्त अन्वेषक दिनेश शुक्ला, योगेंद्र चौधरी, एलआर कलेक्ट्रेट भरतपुर सुनील चौधरी, राजेश शर्मा, ब्लॉक के समस्त कृषि पर्यवेक्षक और पटवारी गिरदावर भी मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत और फसलों के प्रोडक्शन एस्टिमेशन के लिए हर बार प्रयोग आयोजित किए जाते हैं। फसल कटाई प्रयोग आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें रेवेन्यू, एग्रीकल्चर और सांख्यिकी विभाग के और पंचायत समिति से प्रगति फसल अधिकारी और एनएचओ से भी सांख्यिकी अधिकारी बना रहे हुए हैं। ये जो प्रयोग आयोजित किए जा रहे हैं, उनको आयोजित करने से पूर्व ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसमें इनके से संबंधित इनके ज्ञान को रिफ्रेश करना और जो भी छोटी मोटी खामें रहती हैं उनको अपडेट करके त्रुटि रहित प्रयोग संपन्न कराना। इसके लिए जो प्रशिक्षण है, इसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ सभी विभागों के एग्रीकल्चर, रेवेन्यू और सांख्यिकी और पंचायती राज से अधिकारी मौजूद हैं, जिनको ये प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पंचायत समिति परिसर में ग्राम विकास अधिकारियों ने सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन किया है। वहीं ग्राम विकास अधिकारियों ने बताया कि 11 दिसंबर 2021 को पंचायती राज मंत्री से हुए समझौते के शर्तों को 9 महीने का समय व्यतीत होने के बावजूद भी लागू नहीं किया गया। समझौते को लागू करने के लिए 30 से 40 दिन का समय दिया गया था, लेकिन 9 महीने तक समझौता लागू नहीं होने से ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन करने को मजबूर है। इन समझौते को लागू करने को लेकर प्रदेश में 352 पंचायत समितियों के ग्राम विकास अधिकारी धरने पर बैठे हैं। इतना ही नहीं, 26 और 27 नवंबर को विधायकों को ज्ञापन देंगे। 25 दिन से चल रहे कार्य बहिष्कार के कारण ग्रामीणों के जन्म, मृत्यु, विवाह, पंजीयन और आधार सत्यापन जैसे काम अटके हुए हैं और ग्रामीण दर दर भटक रहे हैं। इन मांगों में मुख्य मांगे अंतर जिला स्थानांतरण, कैडर स्ट्रेंथ में सहायक विकास अधिकारी के पद सृजन, वेतन विसंगति दूर करवाना और डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना, वर्षों से लंबित डीपीसी करवाना है। डीएमओ के कुछ अधिकारियों के साथ हमारा लिखित समझौता हुआ, जिसमें 45 दिन में हमारी मांगों पर पूर्ण सहानुभूति और विचार करने का लिखित आश्वासन देने के बाद 45 दिन गुजरने के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई। ग्राम सेवक संघ दोबारा आंदोलन का आगाज किया गया, जिसमें माननीय ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री द्वारा लिखित समझौता होने पर 30 दिनों के अंदर सभी जायज मांगों पर लिखित समझौता होने के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। और जबकि 30 दिन और 45 दिन बीतने के बाद 6 महीने बाद भी ग्राम विकास अधिकारी के मांग पत्र पर प्रशासन और शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका हम पिछले 1.5 माह से अलग अलग विज्ञापन और क्षमा याचना पत्र देकर सरकार से हमारी मांगों को दोहरा रहे हैं, जिस पर 4 अगस्त से राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर क्रमबद्ध गुलदस्ता भेंट, कभी ज्ञापन की प्रतियां, कभी किसी प्रकार से हमने ये क्षमा याचना पत्र से हमारा आंदोलन शुरू किया। तो समाजवादी विचारक और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी नेताओं की हठधर्मिता के कारण लाखों क्यूसेक पानी चंबल के रास्ते समुद्र में बहाया जा रहा है, जबकि बाणगंगा नदी गंभीर और रूपारेल सूखी पड़ी हुई है। और पूर्व सांसद पंडित रामकिशन ने कहा है कि हम साल 2007 से लगातार इस पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जो आजकल व्यर्थ बहकर समुद्र में जा रहा है। अगर केंद्र सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय
ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को समय रहते राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दे तो आज ये पानी जो व्यर्थ में बह रहा है वो हमारी नदियों में आ जाता, जिसकी वजह से सिंचाई व्यवस्था मजबूत होती। और लेकिन पिछले करीब 5 साल में केंद्र सरकार जानबूझकर ERCP प्रोजेक्ट को रोके पड़ी है, जिसके नुकसान जो है राज्य के 13 जिलों को जनता को भुगतना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सिंचाई सचिव या सिंचाई के अधिकारी या मंत्री यहाँ आके देखे पानी की वजह से किस तरह जनता का नुकसान हो रहा है और पानी जा रहा है। इस पानी को रोकने के लिए अब भी सरकार को प्रयत्न करके इस पानी को गंभीर बाणगंगा में लाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो हनुमानगढ़ में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 29 अगस्त से ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू होने जा रहा है। वहीं ग्राम पंचायत स्तर पर साइकिल रैली और पैदल रैली का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि गांव-गांव में खेल का माहौल बना हुआ है, जहां ग्रामीण क्षेत्र में विभिन्न टीमें अभ्यास करती नजर आ रही हैं। वहीं जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने नवाचार करते हुए इसके प्रचार प्रसार को लेकर कार्टून सीरीज भी जारी की है। वहीं जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, विकास अधिकारियों और ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को सभी जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।